हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्मिथ रीअरेंजमेंट। स्मिथ रीअरेंजमेंट ये रीअरेंजमेंट भी लगभग ये रिलेटेड होता है, क्लोजली होता है किसके, कर्टियस रीअरेंजमेंट के, जो हमने आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। और ये क्लोजली रिलेटेड होता है हाफमैन रीअरेंजमेंट के भी। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट और हाफमैन रीअरेंजमेंट, ये दोनों रीअरेंजमेंट लगभग स्मिथ रीअरेंजमेंट से मिलते जुलते। ऐसा क्यों, क्या ऐसी खासियत होती है कि तीनों रीअरेंजमेंट में रिसेंबलिंग होती है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि तीनों रीअरेंजमेंट में जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप, वो होता है आइसोसाइनेट। और इसी आइसोसाइनेट के नाते ये स्मिथ रीअरेंजमेंट हाफमैन और कर्टियस रीअरेंजमेंट से समानता रखता है। तो स्पेशली इस रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड टू कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव प्राइमरी एमीन, साइनाइड एंड एमाइड रिस्पेक्टिवली इज नोन एज स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होता है, एल्डिहाइड के लिए यानी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी होता है। तो स्पेशली जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एमीन आफ्टर रिएक्शन क्रिएट करता है। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड साइनाइड क्रिएट करता है और कीटोन जो है वो एमाइड क्रिएट करता है। तो यहाँ इसका जनरल रिएक्शन दिखाया गया है कि ये है आपका जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड जो हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करके प्रोटॉन यानी H2SO4 सिंपली H2SO4 एंड H2SO4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करके यहाँ आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करता है। आइसोसाइनेट ओके। और जैसे ही आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है एमीन का। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये एमीन में इंटर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आप देखिए एल्डिहाइड के लिए भी ये रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है यानी फेवरेबल होता है। इसमें एल्डिहाइड जब हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये यहाँ पर देखिए यू कैन सी हियर कि ये लगभग फॉर्मेशन करता है फार्मिल क्लोराइड। ये फार्मिल डेरिवेटिव है और ये फार्मिल डेरिवेटिव फाइनली रीअरेंज हो जाता है, या हम कह सकते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है। और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो ये हेल्काइल नाइट्राइल है, ये साइनाइड फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन। और कीटोन जो है जब हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करता है H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर देखिए एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तीनों टाइप्स के रिएक्शन में जो ये रिसेंबलिंग्स होती है तीनों में ये आइसोसाइनेट यानी आर ग्रुप का माइग्रेशन होता है। इसमें भी आर का माइग्रेशन होता है, इसमें आर का माइग्रेशन होता है, इसमें भी आर का माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। हम कह सकते हैं कि कार्बन से नाइट्रोजन के ऊपर तीनों में जो है माइग्रेशन होता है फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। इस केसेस में होता क्या है कि चूंकि H2SO4 यूज़ करते हैं तो इसका मेन रीज़न क्या है H2SO4 यूज़ करने का? तो H2SO4 यूज़ करने का रीज़न ये है सिंस फ्री हाइड्रोजोइक एसिड जो है दिस इज़ हाईली टॉक्सिक, यह बहुत ही टॉक्सिक होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस। सो व्हाट हैपन, इसलिए जो सोडियम एजाइड जो है वो स्लोली रिएक्शन में ऐड किया जाता है। क्यों? इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशली इन H2SO4 विच मिनिमाइज दिस टॉक्सिसिटी, जो हाइड्रोजोइक एसिड के टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सके, इसलिए जो है स्लोली हाइड्रोजोइक एसिड इस एमाइड में मिक्स किया जाता है। तो ये था हमारा जनरल रिएक्शन ऑफ स्मिथ रिएक्शन।
तो इस तरह से हम स्मिथ रिएक्शन को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड का कन्वर्जन एमीन में हो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ तो भी स्मिथ रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड का साइनाइड में हो तब भी स्मिथ रिएक्शन है, या कीटोन का एमाइड में हो तब भी स्मिथ रिएक्शन है, क्योंकि सभी में जो हमारा रिएजेंट और कैटलिस्ट है ऑल आर सेम है, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड स्मिथ रिएक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म। जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिज्म हमारा जो है वो एसिड कैटालाइज्ड है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है प्रोटॉन रिलीज्ड होगा। तो ये दो तरह से रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, यानी इस कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन भी ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दोनों तरीके से ये रिएक्शन शो कर सकता है। तो अभी हम दोनों के मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि अगर ये प्रोटॉन रिसीव करता है तो माइग्रेशन होगा कि नहीं होगा, या फिर ये प्रोटॉन रिसीव करता है तो आर का माइग्रेशन होगा कि नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है कि ये जो प्रोटॉन है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिसीव होता है, और जैसे ही इस प्रोटॉन को रिसीव करता है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सोनियम आयन में, जो कि हाईली अनस्टेबल है, और तुरंत यहाँ से एलिमिनेशन हो जाता है एज ए वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ बन जाता है एसाइल कैटायन। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कैटायन RCO+। ये हमारा है एसाइल कैटायन। ओके, इसको अगर हम यहाँ तक फर्स्ट स्टेप माने तो बेटर होगा, क्योंकि इसे हम कंटिन्यूअस भी दिखा सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप भी दिखा सकते हैं, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर अब यहाँ देखिए होता क्या है कि इस एसाइल कैटायन पर अटैक होता है हाइड्रोजोइक एसिड का। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, जहाँ पे N3H है, तो जो N3 है वो इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ भी हो, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है, या फिर ये डबल बॉन्ड ये प्लस हो सकता है लाइक दिस, और ये माइनस हो सकता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अब इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजोइक एसिड या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ये इस एसाइल कैटायन पर डोनेट करता है, यानी एक तरह से अटैक करता है। और जैसे ही यहाँ अटैक करता है, अब बॉन्ड माइग्रेट नहीं होगा, भले ही डबल बॉन्डेड है, ये माइग्रेट नहीं होगा क्योंकि कार्बन ऑलरेडी डेफिशिएंट है। तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजोइक एसिड इस एसाइल कैटायन से जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये जुड़ गया और इसकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही जुड़ता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजोइक एसिड का ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ से ये सिंपली बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है, यानी नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो सकता है, या हम यूँ कहें एल्काइल ग्रुप को यहाँ हम यानी इस तरह से कहें कि इस बॉन्ड को हम यहाँ लाएं और इसको हम यहाँ लाएं तो यहाँ से निकल सकता है लाइक दिस। तो कई तरह से यहाँ से हम इस नाइट्रोजन को निकाल सकते हैं। तो फर्दर रिएक्शन में देखिए आगे नेक्स्ट होता क्या है कि यहाँ से इसे निकाल दिया गया और यहाँ फॉर्मेशन हो गया N+, नाइट्रोजन यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब होता क्या है, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। तो स्पेशली इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर ग्रुप का माइग्रेशन होता है। R ग्रुप जैसे ही यहाँ माइग्रेट करा, कैसे माइग्रेट करा, जब ये यहाँ माइग्रेट करा तो उसके पहले ये बॉन्ड यहाँ आया, यानी हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये ग्रुप यहाँ आया, तो यहाँ से हाइड्रोजन देखिए एलिमिनेट हो गया अंडर रीअरेंजमेंट और यहाँ फॉर्मेशन हो गया आइसोसाइनेट का। जैसे ही आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है एज एन इंटरमीडिएट, पुनः वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस होती है आइसोसाइनेट का, वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड फर्दर नाइट्रोजन की तरफ डिलोकलाइज हो जाता है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच यानी माइनस के फॉर्म होता है, तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल वाटर मॉलिक्यूल जब इससे जोड़ता है OH यानी प्लस, तो एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आकर के जुड़ जाता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है H+ और OH-, तो ये OH- यहाँ जुड़ जाता है और ये H+ जो है यहाँ जुड़ जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि H जो है कहाँ जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, और OH जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जैसे ही ये नेक्स्ट हमारा
रिएक्शन प्रोडक्ट बना, तुरंत इसमें रीअरेंजमेंट शुरू हो जाता है, यानी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ से पुनः ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है, नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव, हाइड्रोजन पुनः इस नाइट्रोजन से ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन करता है किसका, एमीन का। ओके, और रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, दिस रीअरेंजमेंट इज इंट्रामॉलिक्यूलर सिंस द माइग्रेटिंग ग्रुप नेवर बिकम्स फ्री। माइग्रेटिंग ग्रुप इसमें फ्री नहीं होता है, ये फाइनली ये अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है अटेन कर लेता है इनके कारण, इसमें फ्री नहीं रहता। एसिड विच डू नॉट फॉर एसाइल केटायन, यानी इसमें इसका एक दूसरा मैकेनिज्म अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक का ये ऑक्सीजन भी इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब ये ऑक्सीजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हमारा रिएक्शन जो है प्रोसेस वो किस तरह से माइग्रेट होगा, यानी प्रोसीड होगा। तो आप देखिए कि इसमें होता क्या है, एसिड विच डू नॉट फॉर एसाइल केटायन व्हाट हैपन, react to the protonated acid on heating, the mechanism in that case is given as, यानी उस केस में जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस चेंज होता है। इस रिएक्शन में देखिए कि यहाँ पर जो प्रोटॉन अटैक किया है वो कहाँ किया, इस ऑक्सीजन से, यानी एक तरह से हम इसे कहें कार्बोनिल ऑक्सीजन, सिंपली इसे कार्बोनिल कहना अतिशयोक्त होगा, हम इसे जो है कार्बोनिल नहीं कह सकते। कार्बोनिल मीन्स सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन होता है, तो चूंकि ये कार्बोनिल C डबल बॉन्ड होता है तो इसलिए इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और यहाँ फॉर्मेशन हो गया पुनः ऑक्सीजन डेफिशिएंट, और यहाँ से माइग्रेशन हो जा रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ इस रिएक्शन को हम दो तरह से दिखा सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट यहाँ हम माइग्रेशन दिखा दें। यहाँ पर हाइड्रोजोइक को अटैक करा करके भी, जैसे हाइड्रोजोइक यहाँ अटैक किया, यानी ये है आपका हाइड्रोजोइक H, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, तो यहाँ इसको अटैक करा के यहाँ इसको माइग्रेट किया जाए, यानी इसे डायरेक्ट यहाँ जोड़ा जा सकता है। तो उसके पहले चूंकि यह हाईली अनस्टेबल, आपको पता होगा कि जब एक ही कार्बन, जिसे हम जेमिनल कार्बन कहते हैं, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो अपने आप में अनस्टेबल हो जाता है और हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो पुनः रीअरेंजमेंट करना चाहेगा। तो इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से पुनः इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाता है और इस तरह से फॉर्मेशन करता है कार्बोकेटायन का। अब इस कार्बोकेटायन पर हमारा हाइड्रोजोइक एसिड ये अटैक करता है इसे पुनः सेम वे में जैसे पिछले केसेस में आपने देखा। तो जैसे ही यहाँ अटैक किया तो इससे जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाता है तो यहाँ पर देखिए एक रीअरेंजमेंट होता है। कौन सा रीअरेंजमेंट होता है कि ये हाइड्रोजोइक से जुड़े इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है यहाँ बॉन्ड मूव यहाँ किया और यहाँ से OH ग्रुप निकल जाता है। एक तरह से आप देख सकते हैं, यानी OH और H यहाँ से ये H2O एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ बन जाता है C डबल बॉन्ड N। यहाँ देखिए फॉर्मेशन हो गया C डबल बॉन्ड N। तो जैसे ही C डबल बॉन्ड N हुआ, अब पुनः देखिए यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये यहाँ माइग्रेट होता है और यहाँ से निकल के यहाँ बना लेता है आइसोसाइनेट। तो आपने देखा कि किस तरह से वहाँ से ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। और इस तरह से आइसोसाइनेट पुनः हाइड्रोलाइज्ड होता है और फॉर्मेशन करता है एमीन का। तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोजोइक एसिड। दोनों के बीच जब रिएक्शन कराया गया H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एमीन का फॉर्मेशन हुआ एज ए मेन प्रोडक्ट। अब अगर मान लीजिए दूसरा केसेस था, कार्बोनिल ग्रुप को अगर हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराया जाए, स्पेशली अब कार्बोनिल में हम अगर कीटोन लेते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा। तो पिछले वाले केसेस में आपने देखा था कि जब हमने कीटोन लिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम दिखा सकते हैं आपको, जब यहाँ पर देखिए कीटोन लिया था तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है क्या, एमाइड का। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और एमाइड। तो आइए हम इन दोनों का फर्दर मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से एमाइड और
नाइट्राइल या फार्मिल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, दोनों बनेगा, फार्मिल डेरिवेटिव और ये। तो ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन जो इमाइड में कन्वर्ट्स होता है। तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा कि प्रोटॉन रिलीज होगा, प्रोटॉन जो है अटैक करेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन पर। अब यहाँ देखिए प्रोटॉन अटैक किया, ऑक्सीजन यहाँ डेफिशिएंट हुआ, पुनः ये डिलोकलाइजेशन हुआ यानी बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई और ये डेफिशिएंसी ख़त्म हुई ऑक्सीजन की, लेकिन कार्बन डेफिशिएंट होकर कार्बोकेटायन बनाता है। तो यानी स्पेशली मेन रीज़न ये है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। अगर एक तरह से हम कहें कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को कितने स्टेप में बांटा जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। तो कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होगा? बाय द अटैक ऑफ प्रोटॉन। तो पुनः देखिए अब ये हाइड्रोजोइक एसिड पुनः यहाँ पे आकर के मिल जा रहा है, यानी अटैक कर रहा है। और अटैक करने के बाद फिर देखिए होता क्या है कि फिर से वही OH और EH का एलिमिनेशन होता है जो वाटर मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ क्या बना? C डबल बॉन्ड N, यानी ये जुड़ जाता है। आइए फर्दर देखें, जब ना C डबल बॉन्ड N तो होगा क्या? देखिए अब यहाँ माइग्रेशन हो रहा है R का, शिफ्टिंग हो रही है R की, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ से बॉन्ड जो है ब्रेक हो जा रहा है और यहाँ से N2 लिबरेट हो जा रहा है और यहाँ फॉर्मेशन कर रहा है RC प्लस NR। नेक्स्ट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं जब इसी अनस्टेबल इंटरमीडिएट की। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, कार्बन चूँकि डेफिशिएंट है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया डायरेक्टली और यहाँ पर इससे जुड़ करके पुनः रीअरेंज हो करके यहाँ ये बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, ये H निकल गया, यहाँ OH जुड़ गया इस कार्बन से और जैसे ही OH जुड़ा RCOH NR, तो अब देखिए पुनः रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी अटेंड करेगा, तब तक करेगा जब तक मेन प्रोडक्ट न मिल जाए। ये लोन पेयर यहाँ आया, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ आया, डबल बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड यहाँ आया क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट हुआ था और इस तरह से यहाँ देखिए फॉर्मेशन करता है किसका? एमाइड का। तो जो कीटोन जो है हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो लेकिन एक चीज़ और ध्यान में देखा जाए, अगर आप बेकमैन रीअरेंजमेंट देखे होंगे तो बेकमैन रीअरेंजमेंट लगभग जो है कुछ इसी तरह से होता है, उसमें भी सेम ये प्रोसेस, यानी यहाँ से जो प्रोसेस हमारा होता है वो लगभग जो है बेकमैन रीअरेंजमेंट का हो जाता है। सो द स्टेप फ्रॉम थर्ड एंड ऑनवर्ड्स is resemble Beckmann rearrangement. And what happens when we take aldehyde in place of ketone? In this case aldehyde intermediate third, यानी जो ये थर्ड इंटरमीडिएट है ये फोर्थ इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा और फोर्थ इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा तो चूंकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है कार्बन के साथ जुड़ा और एक R जुड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर H और R दोनों का माइग्रेशन, चूँकि यहाँ पर कार्बोनिल के साथ दोनों R है तो हम किसी एक ही को माइग्रेट कराएंगे, लेकिन वहाँ पर H भी है तो इसलिए H और R दोनों को माइग्रेट करा सकते हैं। तो जब हम H को माइग्रेट कराते हैं, इन विच माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विल गिव नाइट्राइल, जब इसका माइग्रेशन कराते हैं तो नाइट्राइल मिलता है और जब R का माइग्रेशन कराते हैं तो फार्मिल डेरिवेटिव मिलता है, तो जो पीछे आपने रिएक्शंस में देखा था। तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से माइग्रेशन होता है। अब यहाँ देखिए जहाँ पर थर्ड इंटरमीडिएट था, जहाँ पे R जुड़ा हुआ था, इसकी जगह हमने H कर दिया क्योंकि वहाँ पर कीटोन था, यहाँ पर एल्डिहाइड है। तो H करने से क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि R भी अटैक कर यहाँ पर माइग्रेट कर सकता है, यानी शिफ्ट कर सकता है इस नाइट्रोजन पर और हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर सकता है इस नाइट्रोजन पर। तो अगर हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है पाथ ए से, यानी फर्स्ट पाथ अगर हम लेते हैं और हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट किया इसके ऊपर तो होता क्या है, यहाँ से ये निकल जाता है, यहाँ निकल गया N2, यहाँ से N2 निकल जाता है। ओके, और जब N2 निकल जाता है तो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाता है, इस N के साथ, तो हो क्या जाता है RC डबल बॉन्ड NH और ये कार्बन हो जाता है पॉजिटिव, लाइक दिस, इस तरह से। और यहाँ कार्बन आपका पॉजिटिव हो गया और फिर
पुनः रीअरेंजमेंट होगा, यानी इस लोन पेयर से करें या डायरेक्ट हम इस बॉन्ड से करें, दोनों कर सकते हैं। हम इस बॉन्ड से करें तो देखिए यानी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और ये बॉन्ड यहाँ स्टेबलाइज हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोन पेयर से, क्योंकि अगर लोन पेयर से करते हैं तो ये प्लस होता है, पुनः बॉन्ड फिर यहाँ आएगा, तो इसलिए इस बॉन्ड को डायरेक्टली हम यहाँ पे अटैक करा सकते हैं और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्राइल का। ओके, तो नाइट्राइल का फॉर्मेशन तब होता है कि जब यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करता है एट दी नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम पाथ भी देखें, यहाँ पर हम अगर एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर अटैक कराएं और इस नाइट्रोजन को लिबरेट कराएं बाय द अटैक ऑफ एल्काइल ग्रुप बी पाथ में, तो देखिए आर यहाँ शिफ्ट किया, एच जो है इस कार्बन के साथ ही जुड़ा रह गया और कार्बन पॉजिटिव हो गया। यहाँ देख सकते हैं कार्बन पॉजिटिव हुआ। फिर H2O से इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो H2O से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है कि H2O में OH और H+ होता है, तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, इस कार्बन के ऊपर। ये देखिए कार्बन के ऊपर OH जुड़ गया, CH एंड OH, ठीक है। और फिर इनके बीच में रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, ये बॉन्ड यहाँ आया और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर चला गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर गया तो नाइट्रोजन क्या हुआ, नेगेटिव और हाइड्रोजन हुआ पॉजिटिव। इनके बीच में क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ, तो H यहाँ आके जुड़ गया और इस तरह से देखिए क्या बन गया, RNH डबल बॉन्ड O। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मल डेरिवेटिव, फॉर्मल, ये फॉर्मल डेरिवेटिव है जिसे हम फॉर्मामाइड भी कह सकते हैं। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन ऑफ स्मिथ and there are some applications of this reaction. These applications, these favorable application, you consider this is the important application: preparation of amine, preparation of alpha amino acid and preparation of lactam. हमने पिछले केसेस में आपको बताया है कि साइक्लिक एमाइड को लैक्टम कहते हैं और साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन्स कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ साइक्लिक एमाइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टम। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड स्मिथ रीअरेंजमेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट है वेयर विल्जर रीअरेंजमेंट। यह भी रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, इसके पहले वाले रीअरेंजमेंट में आपने देखा कि माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, उसके पहले मैकेनिज्म में आपने देखा माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो जो रीअरेंजमेंट है हमारा, तो मुख्यतः ये तीन तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन देता है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर। तो वेयर विल्जर ऑक्सीडेशन में स्पेशली होता क्या है कि वेयर विल्जर रीअरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। दिस इज वन टाइप ऑफ oxidation reaction, you can say that. Why? Because here you see that in case of ketone, one oxygen is introduced between C and R. एक ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन हो जाता है इनके बीच में और इस तरह से कीटोन हमारा एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है in the presence of so many type of reagent. So we can also say that Weyer-Wilger rearrangement is also known as Weyer-Wilger oxidation. The next cyclic example of this reaction is cyclopentanone, which is again converted into lactones. Here you see that this is the cyclic ester. Cyclic ester. Which type of lactone is this? This is alpha, beta, gamma and delta. This is the delta lactones. Generally, the reaction involves the oxidation of ketone to ester by the treatment with peracid. Peracid. Here you see that this is trifluoro. Ethanoic peracid. But this is not only reagent which is used in this case. There are so many type of peracid which are used to perform the Weyer-Wilger oxidation.
This reaction is also example of nucleophilic rearrangement in which an alkyl or aryl group migrates along with its bond pair of electron to an electron deficient oxygen atom. इसे हम न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप दोनों जो है वो माइग्रेट करता है कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर. द रिएक्शन इज ए मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक कीटोन इनटू इलेक्ट्रॉन और एन ओपन चेन कीटोन इनटू एन एस्टर into an. If we take the cyclic compound, then there is cyclic ester is formed. When we take the open chain compound, then there is formation of open chain ester. So in the presence of per acids such as perbenzoic acid, peracetic acid, peroxy trifluoroacetic acid, permonosulfuric acid, परफॉर्मिक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड जिसे हम MCPBA भी कहते हैं. यहाँ पर कहीं कहीं आपको रिएक्शन में MCPBA भी कहा जाता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है MCPBA. MCPBA दिस इज नोन एज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. दिस इज, और ये जो आपका रिएजेंट यूज हुआ है इसमें, दिस इज़ द बेस्ट रीअरेंजमेंट. सबसे टॉप का रीअरेंजमेंट सबसे टॉप का रिएजेंट होता है ये ऑक्सीडेशन क्रिएट कराने के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ वेयरबिल्जर. एंड दिस इज कॉल्ड परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड. ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड, दिस इज परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड. दिस इज कॉल्ड ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड. Peroxy trifluoroacetic acid is the most reactive per acid because trifluoroacetate ion is good leaving group. जो इसकी रिएक्टिविटी का सबसे बड़ा रीज़न है कि इसे बेस्ट रिएक्टिव ग्रुप क्यों माना गया है, कि तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका जो ट्राइफ्लोरोएसीटेट आयन है, ट्राइफ्लोरोएसीटेट आयन, दिस इज़ द गुड लिविंग ग्रुप अदर दैन परबेंजोइक का जो आयन है, या फिर परेस्टिक का जो आयन है, या फिर आपका पर मोनोसल्फ्यूरिक का जो आयन है, इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा. इसीलिए जो है इसे बहुत ही एक तरह से बेटर रिएजेंट माना गया है. तो आइए एक बार हम इस देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में कि किस तरह से ऑक्सीजन एटम इंट्रोड्यूस होता है और किस तरह से माइग्रेशन होता है आर का. तो यहाँ पर मैकेनिज्म दिखाया गया है वेयरबिल्जर रीअरेंजमेंट का. इस मैकेनिज्म की सबसे खास बात ये होती है कि ड्यूरिंग द मैकेनिज्म एन एल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन. ये जो पहला इसमें काम आता है कि एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है. उसके पहले क्या होता है, उसके पहले होता है प्रोटोनेशन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टेक्स प्लेस. यही प्रोटोनेशन होता है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है वो सिंपली एसिड कैटलाइज्ड है, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन ही होगा. और during the protonation what happen, there is formation of electron deficient oxygen and there is further movement of electron towards carbon to oxygen and formation of carbocation. इसमें दूसरा इसका important character है, during the oxidation of an unsymmetrical ketone the migrating group will always be that which is more nucleophilic. ये सबसे गुड कैरेक्टर है. जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं तो माइग्रेशन उस समय उस ग्रुप का होता है जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है. दस द माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड एमंग द एल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड मिथाइल. यानी जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है टर्शियरी एल्काइल का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी एल्काइल का, और इसके बाद जो है प्राइमरी एल्काइल और 0 डिग्री एल्काइल या सुपर एल्काइल का होता है. तीसरा इसका जो कैरेक्टर होता है ये होता है कि ड्यूरिंग, जब हम मान लीजिए
एरोमेटिक कीटोन ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में एराइल ग्रुप माइग्रेट्स इन प्रेजेंस टू मिथाइल एंड प्राइमरी एल्काइल ग्रुप. In aryl series, migration is facilitated by electron releasing para substituent. यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है कि जिसमें जो एराइल ग्रुप होगा, जिसमें पैरा सब्सटीट्यूएंट ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ऐसे ग्रुप को लेने से माइग्रेशन बहुत ही सुपर फास्ट होता है. तो इसमें हमारे कुछ जैसे एनिसिल होता है, मिथॉक्सीबेंजीन जिसे हम कहते हैं, फिनाइल ग्रुप जो होता है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जैसे नाइट्रोफिनाइल ग्रुप होता है. तो इसमें एनिसॉल जो है वो सबसे सुपर पावर होता है, इसके बाद फिनाइल होता है, इसके बाद नाइट्रोबेंजीन ग्रुप होता है. तो जो पैरा नाइट्रोफिनाइल कीटोन, स्पेशली पैरा नाइट्रोफिनाइल कीटोन होता है, वो जो है गिव्स ओनली फिनाइल नाइट्रोबेंजोएट बाय माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप. उसका जब माइग्रेशन होता है तो केवल वहाँ पे फिनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है. लेकिन अनदर जो हमारी स्पीसीज़ होती है वो क्या करती है, वो रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व करती है. डेफिशिएंट स्पीसीज जस्ट लाइक बेयर-बेल्जर रिएक्शन. एंड सो नाउ वी कम टू द मैकेनिज्म पॉइंट. व्हाट हैपन्स हियर. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन प्रोटोनेटेड रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. जैसे ही यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर, और पुनः यहाँ फॉर्मेशन होता है क्या, कार्बोकेटायन का. ओके. जैसे ही कार्बोकेटायन बना, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस यहाँ पर हम इसके साथ R जोड़ सकते हैं कि R में भी एनी टाइप ऑफ पैरासिट, ये CH3CO भी हो सकता है या C6H5 ये भी हो सकता है. बहुत सारे पैरासिट्स हैं, लेकिन हमने अभी आपको बताया कि ये जो आपका ट्राईफ्लोरोपैरेस्टिक एसिड होता है ये बहुत ही सुपर माना गया, बेस्ट माना गया है. तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसीलिए इनके बीच में पैरॉक्साइड बॉन्ड है, इसीलिए इसे पैरासिट कहा जाता है. तो यहाँ पर ये अपना लोन पेयर इस डेफिशिएंट कार्बन को यहाँ देखिए डोनेट करता है, और इस तरह से ये पैरासिट इस कार्बन से आकर के जुड़ जाता है. जैसे यहाँ जुड़ता है पुनः रीअरेंजमेंट होता है इस हाइड्रोजन का, और यहाँ से प्रोटॉन निकलता है और पूरा ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है. अब होता क्या है फर्दर, यहाँ पर माइग्रेशन होता है, यानी शिफ्टिंग होती है. माइग्रेशन ऑफ आर, ये आर आपका आर भी हो सकता है, आर ए आर भी हो सकता है. आर मीन्स एल्काइल एंड ए आर मीन्स एराइल. ओके. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आर का माइग्रेशन होता है इस ऑक्सीजन पर, तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, और यहाँ से CF3CO माइनस यहाँ से देखिए एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है RCOOH एंड OR, और यहाँ कार्बन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और पुनः इस डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड ब्रेकअप कर लेता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और इस तरह से प्रोटॉन रिलीज़ हो जाता है. आपने देखा स्टार्टिंग में आपने प्रोटॉन अटैक कराया था, तो किसी भी रिएक्शन की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म एट दी लास्ट जो भी कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट एज सच आउट ऑफ द रिएक्शन हो जाता है. क्योंकि कैटलिस्ट का जो काम होता है वो सिर्फ ये होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन या टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम वेरी फास्ट. दिस डज नॉट अफेक्टेड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट के नेचर को अफेक्ट नहीं करता है. अब यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ, यहाँ आपका फॉर्मेशन हो गया क्या, एस्टर का. तो ये आपका ओपन चेन एस्टर है.
सेम इसी तरह से अगर हम साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन कराना हो तो ये प्रोसीजर आपका सेम एज सच प्रोसीड होगा, और वहाँ पे आर की जगह ये जो है आपका साइक्लिक ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी एल्काइल ग्रुप की जगह कोई साइक्लिक ग्रुप जुड़ जाएगा, ये साइक्लो ब्यूटिल, साइक्लोपेंटिल या इस तरह से, क्योंकि जब आप यहाँ कीटोन जो साइक्लिक कीटोन लेंगे तभी जो है यहाँ साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज जो है यहाँ साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिएक्शन की दूसरी खास बात यह है कि जो लॉस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयनायन होता है एंड द माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप होता है मे बी कंसर्टेड, वो एक साथ होता है, वो अलग अलग नहीं होता, वो ड्यूरिंग द माइग्रेशन ऑफ आर एंड एलिमिनेशन। यहाँ पर ये देखिए, ये रिएक्शन जो है ये आपका कंसर्टेड है। कंसर्टेड का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर ये कंसर्टेड रिएक्शन होता है, ये क्रियाएं एक साथ होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। ओके। और कुछ केसेस में जो साइक्लिक, जैसे साइक्लिक मैकेनिज्म है हमारा, तो साइक्लिक मैकेनिज्म स्पेशली जो है ये 3 स्टेप में क्रिएट होता है। चूँकि हमने आपको बताया कि सिर्फ आपको यहाँ आर की जगह यहाँ पे इस तरह से साइक्लोपेंटेन ले लेना होगा, बाकी इसको आप साइक्लिक ग्रुप बना देना, बाकी सारी चीज़ें एज सच होती हैं। तो इसमें मेन रीज़न होता है क्या, जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है रिटेन्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन एज इन अदर कंसर्टेड रिएक्शन। जिस तरह से दूसरा कंसर्टेड रिएक्शन होता है तो जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो अपना कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेता है। जैसे कि जो भी चूँकि रिएक्शन के एंड में आप देखें कि यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है, CF3COOH, तो यानी ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो यहाँ आकर के जुड़ जाता है। तो जब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो एसिड ही बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में नहीं रहता है, चूँकि ये कैटलिस्ट है, तो पुनः ये क्या करता है कि अपने स्ट्रक्चर को रिटेन कर लेता है, यानी ऑक्सीजन पुनः इससे आके जुड़ करके CF3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। और इसमें एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है एसाइक्लिक सिंपली, या हम कहें कि आर जो है मस्ट बी सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो या विनाइलिक हो, तो सबसे बेटर जो है कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करने में आसानी हो जाती है। या माइग्रेशन ऑफ जो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होता है मे बी ब्रॉट अबाउट बाय यूजिंग द मिक्सचर ऑफ H2O2 BF3 एज ए रिएजेंट, या फिर CF3CO3H, इनके COOH, इनका यूज़ करके जो है तब प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का जो है माइग्रेशन कराया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट विथ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी इसे किया जा सकता है और सेम केसेस की तरह। बट इसमें होता क्या है कि जो हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है कि उस अनसिमेट्रिकल कीटोन में द ग्रुप माइग्रेट्स विच इज़ मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वो ग्रुप माइग्रेट होता है जो मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। दस द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इन द ऑर्डर, वही ऑर्डर होता है जो पिछले हमने आपको बताया। और पुनः अगर हमारा एराइल ग्रुप होता है तो हमने देखा एनिसिल, पैरा एनिसिल, पैरा टॉलिल, पैरा फिनाइल, पैरा क्लोरोफिनाइल, पैरा नाइट्रोफिनाइल, इस तरह से। यानी एक तरह से हम अगर कहें सिंपली, हम साइक्लिक के लिए बात कर रहे हैं, तो जैसे जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, जैसे यहाँ पैरा एनिसिल दैट इज़ ANISYL, ये मिथॉक्सी बेंजीन का एक रिएक्टिव सेंटर है। इसकी एप्टीट्यूड जो होती है ज़्यादा होती है, किससे होती है? टॉलिल से, जो टॉलुइन का पैरा टॉलिल, ये टॉलुइन से रिलेटेड है। इसकी जो होती है ये किससे होती है? फिनाइल से। फिनाइल की किससे होती है? पैरा क्लोरोफिनाइल से। और पैरा क्लोरोफिनाइल जो है वो मोर होता है वो किससे? पैरा नाइट्रोफिनाइल। तो ये स्पेशली इन केस ऑफ साइक्लिक
कीटोन के लिए, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो फर्दर रिएक्शन जो है आप इसका क्रिएट करा सकेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शंस में आपने देखा कि ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन हो गया कीटोन के साथ और एक नया एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये रिएक्शन आपका बेयर-बिल्जर रीअरेंजमेंट भी कहलाता है और बेयर-बिल्जर ऑक्सीडेशन, दोनों एक साथ कहलाता है। इस रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे वही एप्लीकेशंस हैं एस्टर फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, लैक्टोन फॉर्मेशन एंड जो समव्हाट कुछ इम्पॉर्टेंट है कि इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करता है। जैसे कि जो एस्टर फॉर्मेशन होता है हमारा, एस्टर का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, रिजल्ट द रीअरेंजमेंट में बी हाइड्रोलाइज टू एसिड एंड एल्कोहल, यानी उस एस्टर को अगर हम रिएक्शन करा दें, वाटर से इसे हाइड्रोलाइज कर दें, तो एल्कोहल और एसिड एंड एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम विच द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बट द रिएक्शन इज नॉट सक्सेसफुल विथ एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइड टू एसिड बाई द माइग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन। लेकिन स्पेशली जो है ये एल्डिहाइड के लिए उतना सूटेबल नहीं होता है जितना ये कीटोन के लिए सूटेबल होता है। बट a few aromatic aldehyde have been converted to formates by the migration of the aryl group। लेकिन कुछ रिएक्शंस में अगर हम पर एसिड से रिएक्शन कराएं, जैसे बेंजल्डिहाइड है, तो वहाँ पर एराइल फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को इलुसिडेट कर सकते हैं ओवरऑल रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू। दैट्स ऑल, थैंक यू।